हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीआरओ और डीएसओ के एक नए लेक्चर में, जहां मैं बात करूंगा फ्रंट पैनल ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। कंप्लीट फ्रंट पैनल्स के जो इम्पोर्टेंट नोब्स हैं मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। और साथ ही शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं नोब्स यहाँ पे बताने वाला हूँ और जो डिफरेंट तरीके के मार्केट्स में अवेलेबल हैं, उनके वर्किंग प्रिंसिपल में कहीं कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन आपके लिए एक प्रिकॉशन है कि जब भी आप कोई भी टूल, कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो उसके साथ जो आपको मैनुअल मिलता है वो ज़रूर पढ़िए। वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि इंटेंसिटी कहीं पे अगर आप किसी और सीआरओ में देखें तो वहाँ पे वो INT डॉट करके हो सकता है लिखा हुआ। ऑटो सेट को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, होल्ड को स्टॉप लिख सकते हैं। ये डिफरेंट तरीके के पैमाने हैं। प्लस जो इसका जो पोजीशनिंग होगी फ्रंट पैनल डायग्राम पे, जो नोब्स की पोजीशनिंग होगी, किस जगह पे कौन सा नोब होगा, ये भी डिफरेंट कंपनीज़ की बदल जाती है। रीज़न क्या है कि अभी बहुत सारी जो कंपनीज़ ये मैन्युफैक्चर कर रही है मार्केट में, या कोई भी टूल मैन्युफैक्चर कर रही है, सभी का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। वो सभी कुछ ना कुछ इसमें बदलाव लाती है ताकि उनका प्रोडक्ट कॉपी ना हो सके। सभी में होड़ लगी हुई है कि मेरा प्रोडक्ट बेहतर है, मेरा प्रोडक्ट बेहतर है, मैंने ये ज़्यादा फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए हैं, है ना। तो इस आधार पे वो कुछ कुछ चेंजेस कंटिन्यूअस करते रहते हैं। इसी के आधार पे सीरीज बनता है, इसी के आधार पे मॉडल नंबर्स जो है ना, सीरियल नंबर्स बनते हैं। ओके, तो ये आपको डिफरेंसेस हर एक सीआरओ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इवन कि आपको हर एक इक्विपमेंट में दिखेगा। तो आपको मैनुअल पढ़ना ज़रूरी है। बाकी आपको जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी नोब्स के काम का, वर्किंग का, वो सेम रहेगा। जस्ट लाइक डैट, अगर आप 2 साल से कोई एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं और अगर आप फिर मार्केट से कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं, आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों की सेम है, लेकिन फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो आपको सेटिंग्स ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। आपको कुछ पर्टिकुलर थिंग्स जो आपके फ़ोन में है, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना, हो सकता है वो किसी और जगह पे रखा हो, जहाँ पहले चला रहे थे वहाँ ना हो। तो ये जो है बेसिक समस्याएं आती है, इसीलिए मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे सीआरओ के पहले फ्रंट पैनल डायग्राम को समझते हैं, फिर आगे हम डीएसओ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा हमें पता है कि कोई भी सीआरओ या डीएसओ 2D इमेज शो करता है, यानी कि 2 डायमेंशनल इमेज बनाता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। और अगर कोई 3D बना रहा हो तो हमें जेड एक्सिस साथ में चाहिए, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल इमेज बनाने के लिए। लेकिन यहाँ हम सिर्फ 2D के बारे में बात करेंगे। अभी तक किसी भी तरीके के सीआरओ या डीएसओ मार्केट में ऐसे नहीं आए हैं जहां आप 3D जो सिग्नल्स है उसको आप 3D में व्यू कर सको। ओके, सीआरओ वगैरह ऐसे मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। भविष्य में हो सकता है आ जाए, बिल्कुल। इतने तेज़ी से हम तरक्की कर रहे हैं तो बिल्कुल आने की संभावना है। खैर, तो 2D इमेज के लिए ये डिस्प्ले हो गया। ये बात ध्यान रहे कि ये है वाई पोजिशनिंग के लिए और ये है एक्स पोजिशनिंग के लिए, ये आगे काम आएगा। सबसे पहले शुरुआत होती है पावर बटन से। पावर बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे जो है सिग्नल्स पहुँचेगा और हमारा जो सीआरओ है वो ऑन हो जाएगा, चाहे वो डिस्प्ले का सेक्शन हो, चाहे वो डिफरेंट नोब्स का सेक्शन हो। नोब को भी अपना काम करने के लिए उसको वोल्टेज चाहिए, उसको करंट चाहिए। ओके, तो वो तो पावर बटन को ऑन करने से ही आएगा डिफरेंट सेक्शंस को। आपको उसके साथ दिख रहा होगा कि ये एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन ये है और तीसरा एक ये है। ये तीसरे सेक्शन की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, ताकि चूँकि ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना। ये कंपोनेंट टेस्टिंग का पोर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ आपको सीआरओ में दिखता है, आपको ये डीएसओ में नहीं दिखेगा। ओके, कंपोनेंट टेस्टिंग में भी ये रजिस्टर के, डायोड के, कैपेसिटर्स के, या फिर कुछ ऐसे भी आते हैं मार्केट में जो ट्रांजिस्टर्स के भी ओनली फिजिकल कंडीशन को दिखाएगा। मतलब सिर्फ वो ये बताएगा कि कंपोनेंट सही है या ख़राब है। वो आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाला कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसके बारे में ये बात नहीं करेगा।
ओके, तो आप जब भी कंपोनेंट्स को यहाँ लगाओगे, आप कंपोनेंट्स की जो ट्रिगर ये पॉइंट दिया है, नोब वाला पॉइंट, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको वो रीडिंग शो कर देगा। जब भी आप रजिस्टर इसमें चेक करोगे, आपको सीधी लाइन के तौर पे दिखेगी, थोड़ी सी वैल्यू के साथ साथ ये थोड़ी सी जो लाइन कर्व होती रहती है। डायोड चेक करोगे, आपको एल के शेप में मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे कैपेसिटर चेक करते हो तो आपको एक इलिप्स के तौर पे मिलेगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू की कैपेसिटर, उतना बड़ा इलिप्स। ओके, तो ये कॉमन फैक्टर है कंपोनेंट टेस्टिंग के रिगार्डिंग, आप यहाँ से कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात हम करते हैं इस डिस्प्ले की इंटेंसिटी को कम और ज़्यादा हम कैसे करेंगे, यानी कि इसकी तीव्रता को। हो सकता है हम कभी अंधेरे में काम कर रहे हो, हमें थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है इसकी बढ़ानी है, तो वो इंटेंसिटी का जो नोब है वो ये काम करता है। ओके, फोकसिंग क्या करेगा, जो इसमें इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं, जो बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन की बीम जो आ रही है, मैंने बताया था सीआरटी क्लास में कि इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, फिर वो फास्फोरस कोटेड जो है डिस्प्ले से टकराएगी और वहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो उस ब्राइट स्पॉट को अगर आपको कम करना है, आपको ज़्यादा करना है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ओके, तो आप फोकस वाले बटन का यूज़ करोगे और फिर उसको ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर जो है बेसिकली सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे जिस भी तरीके की सिग्नल बन रही है, अगर आप उसको चाहते हैं एक्स पोजीशन पे शिफ्ट करना तो आप इस नोब का यूज़ करेंगे, और अगर आप चाहते हो वाई पोजीशन पे उसे जो है शिफ्ट करना सिग्नल को, तो आप इन दोनों का यूज़ करोगे। जब भी चैनल 1 पे है तो इसका, और जब चैनल 2 पे है तो इसका। ओके, तो x से हमने क्या समझा कि x पोजीशन पे जब भी हमें सिग्नल को शिफ्ट करना हो, हम x पोजीशन वाले नोब का यूज़ करेंगे। जब भी y पोजीशन पे करना हो तो हम y पोजीशन वाले जो नोब है उसका हम यूज़ करेंगे। अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टाइम पर डिवीजन का। टाइम पर डिवीजन का जो नोब है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने देखा कि हमारा इनपुट सिग्नल कुछ इस तरीके से यहाँ शो हो रहा है, ओके, और हमें कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। हमें इसको कैलकुलेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें जो है ना ठीक से विजिबल नहीं हो पा रहा है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है जो हमने इनपुट के तौर पे जो सिग्नल लिया है उसका। तो हम क्या करेंगे, टाइम पर डिवीजन के नोब को बढ़ाएंगे, ज़्यादा टाइम पर डिवीजन अलॉट करेंगे, तो इसकी जो सिग्नल है वो थोड़ी सी आपको उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग पे होती है। ओके, इसी तरीके से साथ ही इसके हम बात कर लेते हैं वोल्ट डिवीजन वाले दोनों सेक्शंस के, दोनों नोब्स के। तो एक है चैनल 1 के लिए, एक है चैनल 2 के लिए। ये चैनल्स क्यों है, तो चैनल्स का मेन काम है कि आप कितने ज़्यादा सिग्नल्स को एक साथ व्यू कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके बैच में 4 बच्चे हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है। चारों बच्चे अपने अपना ट्रांजिस्टर्स बना के लाएं कि सर मेरा ट्रांजिस्टर बेहतर है, मेरा बेहतर है, मेरे में ज़्यादा प्रिसाइज सिग्नल जो है ना आउटपुट के तौर पे आ रही है। आप क्या करोगे, आप सीआरओ में चेक करोगे चारों को एक साथ, और फिर देखोगे कि चारों के सिग्नल्स में, जो चारों ने ट्रांजिस्टर बनाया है उसके सिग्नल्स में कितनी ज़्यादा समानता है या फिर कितना ज़्यादा अंतर है। एक्चुअल जो आपके पास जो मैनुअल है उसमें एक्चुअल जो पोजीशनिंग है सिग्नल्स की, उससे कितना समानता है, कितनी नज़दीक पहुंचने का किस बच्चे ने प्रयास किया है। ये आप कैसे चेक करोगे, तो ये चैनल से ही होगा। जितनी ज़्यादा चैनल्स उतने ज़्यादा सिग्नल्स को आप एक साथ यहाँ पे डालकर आप चेक कर सकते हो। हमारे पास 2 चैनल्स हैं, ये 2 चैनल का सीआरओ है हमारे पास। ओके, तो हम 2 सिग्नल्स को एक साथ कैलिब्रेट करके देख सकते हैं, दोनों को हम एक साथ जांच सकते हैं कि किस दोनों के बीच कितनी ज़्यादा समानता है या कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स हो गया। अगला है एक ऑटोमेटिक या नॉर्मल का पोजीशन। ये ऑटो सेट वाला पोजीशनिंग जो है, जो नोब है, बहुत काम का नोब है। रीजन बीइंग क्या कि जब भी आप किसी भी कंपोनेंट को इन बीएनसी कनेक्टर्स में लगाते हो, यहाँ पे बीएनसी कनेक्टर लगेगा, और जो इसका दूसरा भाग है जो एलिगेटर स्विच आप कह लो या क्रोकोडाइल क्लिप आप कह लो, जो आप जिसकी सिग्नल को आप चेक करते हो, जहाँ आप लगाओगे वहाँ से सिग्नल फिर यहाँ पहुँचेगी बीएनसी कनेक्टर के माध्यम से। तो ऑटो वाला जो नोब है वो एक्चुअल सिग्नल को सेंस करके बताता है। ओके,
जो एक्चुअल सिग्नल उसको सेंस हो रही होगी वही वो डिस्प्ले पे शो कर देगा एज अ टीज। कोई छेड़खानी नहीं। छेड़खानी फिर हम बाद में करेंगे, वोल्ट पर डिवीजन को चेंज करके, टाइम डिवीजन को चेंज करके। ओके, ये छेड़खानी हम बाद में करेंगे। अपने अकॉर्डिंग सिग्नल को हम एडजस्ट करेंगे ताकि हमें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर नॉर्मली कैलकुलेट हो रहा है तो फिर हमें इन नोब्स को छेड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर हमें सिग्नल सीधा सीधा मिल रहा है, जो कि होता है, ऑटो सेट का मतलब ये है कि जो आपको सेंस हो रहा है सीआरओ की आपको, वो आपको डिस्प्ले पे यहाँ शो हो जाएगी। आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर सीआरओ है तो कैलकुलेट कर लीजिए। अब तो डीएसओ आ गई है मार्केट में, जो आपको सारी वैल्यूज़ बहुत आसानी से आपको डिस्प्ले पे दिखा देती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोब्स थे। ये आपको चैनल 1 को, जब भी आप चैनल 1 पे कोई लगाओगे, चैनल 1 पे कोई भी आप लगाते हो, बीएनसी कनेक्टर लगाते हो और किसी ट्रांजिस्टर को, पावर सप्लाई को, एनी अदर थिंग जो भी आप सोच सकते हैं जिसकी सिग्नल आप चेक करना चाहते हो, उसको लगाया चैनल 1 को एक्टिवेट करने के लिए ये, चैनल 2 को एक्टिवेट करने के लिए ये। यहाँ पे है डीसी, एसी और ग्राउंड का सेक्शन इन्होंने दे रखा है कि डीसी करना है आप डीसी पे सेलेक्ट कर दो, एसी। अब जो नए मार्केट्स में आए हैं इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है चुनने की, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एक नॉलेज पर्पज समझ लीजिए कि जब भी किस तरीके का सिग्नल आप चेक कर रहे हो, एसी चेक कर रहे हो या डीसी चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लो। ओके, इस जगह से, इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, तो ये थी एक सीआरओ के फ्रंट पैनल की जो बेसिक मोटा मोटी बातें थी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे जो है कैलिब्रेशन का पॉइंट छूट गया था। 0.2 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट तक कैलिब्रेट कर सकते हैं कंपोनेंट टेस्टिंग के मामले में। उसके बाद एक यहाँ पे इस साइड भी एक कैलिब्रेशन का पॉइंट है, यहाँ भी कैलिब्रेशन का पॉइंट बना है। कई बार क्या होता है, अगर कोई शरारती बच्चा आपके लैब में अवेलेबल है तो जो छेड़ता है आपके टूल्स को, आपके इक्विपमेंट्स को बहुत ज़्यादा, जो है ना, वो एडजस्ट कर देता है आपका घर का बच्चा कोई भी, तो कई बार क्या होता है सिग्नल थोड़ी सी हिली हुई जो है आपको शो होने लगेगी। तो ये तो एक्चुअल ग्राफ के अकॉर्डिंगली है नहीं, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको कैलिब्रेशन पॉइंट से आप स्क्रू ड्राइवर से भी इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, फिर ये पहले की तरह ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बार बार इसको करना चाहते हो हमेशा ही, तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार इसको एडजस्ट कर दीजिए, फिर दोबारा इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हाँ, एक और पॉइंट था ट्रिगर और इनपुट का पॉइंट। ट्रिगर और इनपुट वाला जो सेक्शन है यहाँ दे रखा है, ये नोब क्यों है। यहाँ से हम जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क लेते हैं वो है प्रोब टेस्टिंग का। जो प्रोब टेस्टिंग हम करते हैं प्रोब के बीच और सीआरओ के बीच कैपेसिटेंस को एडजस्ट करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोब के बीच में और सीआरओ के बीच में कैपेसिटेंस को एडजस्ट नहीं करेंगे तो जो आपकी वैल्यू यहाँ आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, ऐसी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको वैल्यू यहाँ एक्यूरेट मिले तो आपके प्रोब के बीच में और आपके सीआरओ के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर हैंडशेक होना ज़रूरी है। वो हैंडशेक हम जब भी नया सीआरओ परचेज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ हम कनेक्ट करके और उसको एडजस्ट करते हैं सबसे पहले कैपेसिटेंस को। ओके, तो ये थी मोटा मोटी जो है सीआरओ की बातें। ओके, आगे हम चलते हैं डीएसओ के पॉइंट पे, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के पॉइंट पे। यहाँ आपको डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं दिखेंगे। मैंने बताया आपको अंतर दिख रहा होगा। टाइम डिवीजन वाला पोर्शन यहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल पोर्शन, वर्टिकल पोर्शन, चैनल 1, चैनल 2, और ये पोर्शन ट्रिगर वाला हो गया। ओके, आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि नोब्स बदले हैं। क्या नोब्स की काम बदले क्या। ये वोल्ट डिवीजन वाला नोब है, एक मिनट, ये वोल्ट डिवीजन वाला नोब है, ये टाइम डिवीजन वाला नोब है। ओके, आपको लग रहा होगा कि सर ये चैनल 1 और 2 दोनों में काम करेगा क्या। बिल्कुल, ये दोनों में काम करेगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों पॉइंट से सेलेक्ट करना है कि आप चैनल 1 सेलेक्ट कर रहे हैं या चैनल 2 सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक हो गया वर्टिकल पोजीशनिंग के लिए, एक हो गया हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग के लिए, एक हो गया ट्रिगर पोजीशनिंग के लिए। ट्रिगर जैसे मैंने बताया सिलेक्शन के काम में आता है। एक है लेवल शिफ्टिंग के लिए, सिग्नल को आप जो यहाँ सिग्नल शो हो रही है डिस्प्ले पे, ये आप देख सकते हो, ये तो सिग्नल बीच में बनती है तो इसको ऊपर ले गया ना, लेवल्स को खिसकाकर, पोजीशन को खिसकाकर ऊपर ले गया वो। ओके,
तो बेसिक प्रिंसिपल जो है सेम ही रहेगा। यहाँ पे जैसे इसने बताया है ट्रिगर से BNC कनेक्टर का मेल पॉइंट आप यहाँ कनेक्ट करोगे और एलिगेटर स्विच से जो है दूसरा पॉइंट आप यहाँ कनेक्ट करोगे जब भी आपको प्रोब टेस्टिंग करनी होगी तो, या फिर कैपेसिटेंस को एडजस्ट करना होगा तो आप यहाँ से करोगे। चैनल 1 में 2 में तीनों का तीनों फीमेल टाइप यहाँ पे लगा हुआ है, आप मेल टाइप यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और एलिगेटर स्विच या क्रोकोडाइल जो भी आप कहने में कंफर्टेबल हैं आप जहाँ लगाना चाहते हो वहाँ लगाइए। प्लस आपको डिस्प्ले पे भी यहाँ नोब्स खुली हुई मिलेगी बहुत सारी यहाँ सामने, उसी के अकॉर्डिंग ये F1, F2, F3, F4, F5 बटन्स दिए हैं। यहाँ पे एक बहुत बार आपको डिफरेंस दिख रहा होगा जो पिछले में आपको नहीं दिखा, वो है एक USB पॉइंट क्यों दिया है। ये दिया है क्योंकि ये DSO है, आप इसमें सिग्नल को सेव कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक और बात नहीं हुई थी जो छूट गई थी, तो मैं थोड़ा पीछे आपको रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ जो भी डिस्प्ले बनेगा, डिस्प्ले पे जो भी सिग्नल जो है ना, जो भी पैटर्न बनेगा जिस भी तरह का, इसको हम होल्ड भी करते हैं। होल्ड करना क्यों ज़रूरी है? रीजन बीइंग कि अगर आपको ये किसी को शो करना है, किसी को दिखाना है, या फिर बटर पेपर पे उकेरना है, चूँकि इसमें सेव नहीं हो सकता, ये CRO है, इसमें सेव नहीं हो सकता, तो जब आप उसको उकेरना चाहते हैं तो आप इस पर बटर पेपर इस पर रखना अनिवार्य होगा। तो उस समय आपको होल्ड करके यहाँ से और फिर आप यहाँ पे जो है बटर पेपर रख के उस फिगर को उकेरेंगे। बट इसमें ऐसी समस्या नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं सिग्नल को, आप सेव कर सकते हैं और बाद में उसको देख भी सकते हैं। प्लस USB पॉइंट से आप इसमें सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो, अपना पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव में डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। यहाँ से कैसे करते हैं, मैं जब इसकी डेमोस्ट्रेशन क्लास लूँगा उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम सेव रिकॉल करते हैं, किस तरीके से हम पेन ड्राइव में लेते हैं, पेन ड्राइव से फिर किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन होती है सिग्नल्स की, वो सारी कुछ बताएंगे। अभी हम सिर्फ फ्रंट पैनल की बात कर रहे हैं। ओके, तो और बाकी जितने भी नोब्स हैं इसके सामने खुलेंगे। आपको जो रिकॉल वाला पोर्शन है ये सब इसके सामने खुलेगा, रिकॉल वाला, सेव वाला सब यहाँ सामने खुलेगा, और फिर जो हमें पॉइंट हमारे नीड का होगा वो हम वहाँ से उठा लेंगे। ओके, अगला एक एग्जांपल के तौर पे CRO और DSO के जो डिफरेंट नोब्स थे, जो बेसिक नोब्स थे जिसका मेन यूज़ होता है वो मैंने बता दिया है। बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट्स से जो डिफरेंसेस आते हैं वो आपको मैनुअल से ही समझ में आएगा, या फिर जब मैं डेमोस्ट्रेशन लूँगा तो फिर मेरे सामने जो CRO होगा उसमें और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो जुड़े रहिएगा इसके साथ। अगला एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया था, यहाँ आपको दिख रहा होगा और इनके बीच में, पहले आप इसको देखिए, इसके नोब्स को देखिए और यहाँ देखिए, आपको इसमें डिफरेंट दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जैसे इसने दिया ना मल्टीपर्पज़ नोब, मल्टीपर्पज़ काम के लिए। ओके, इन्होंने क्या किया, नोब को ही कम कर दिया, वहाँ से बहुत कम है नोब्स यहाँ पे। तो क्या ये काम नहीं करेगा क्या प्रॉपर? नहीं, ये और प्रिसाइसली काम करेगा, ऐसा नहीं कि यह काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये बदलाव है, ये कंपनी का, ये मैंने जो बताया था ना, जो डिफरेंट जो कंपनीज इस पर काम करती है, इस पर इवोल्यूट करती है, धीरे धीरे इसमें अपग्रेड करती रहती है, वो जो है ये इवोल्यूशन लाती है। यहाँ मैंने जैसा एक पॉइंट यूज़ किया कि ये और ज़्यादा प्रिसाइसली यूज़ करेगा, तो मैं बता दूँ आपको, CRO और DSO में आज भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो CRO को प्रेफरेंस देते हैं। सिग्नल्स जो ये शो करती है उसको लेकर, सिग्नल्स की जो क्षमता होगी, यानी कि सिग्नल्स कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी का सिग्नल है, मैं सही शब्द चुन रहा था, कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी का सिग्नल है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सपर्ट्स CRO को तवज्जो देते हैं, वो DSO को तवज्जो नहीं देते बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि वो जो कन्वर्जन का कंसेप्ट है CRO के अंदर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में, कि वो कन्वर्ट करना होता है उसे सिग्नल को, इस वजह से शायद उन्हें थोड़ी सी लगती हो कि इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर कभी होता भी होगा। हम डेमोस्ट्रेशन में इसको ध्यान से समझेंगे, हम डेमोस्ट्रेशन में दोनों को अलग अलग कैलिब्रेट भी करेंगे, अलग अलग दोनों के पॉइंट्स को हम समझेंगे कि किस में जो है सिग्नल्स में थोड़ी सी हमें समस्या दिखी है। ओके, तो इतना जुड़ने के लिए, यहाँ तक समझने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, मतलब आपने पूरा लेक्चर देखा है, तो आगे भी डेमोस्ट्रेशन क्लासेस की ज़रूर देखिएगा। रीज़न बीइंग कि जो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है वो वहीं पे कवर अप होता है। ओके, जब तक आप प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे टेक्निकल चीज़ों में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, धन्यवाद।